कैसे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ाते हैं अपनी अगली क्लास को। जैसे कि हम पढ़ रहे थे जो हमारी जनजातियाँ थी और उन जनजातियों में हम लोग बात कर रहे थे अभी जौनसारी की। सबसे पहले तो जौनसारी में आप लोगों ने देखा था कि जौनसारी लोग कहाँ मिलते हैं, किस क्षेत्र में मिलते हैं, वो किस धर्म को मानते हैं, कौन कौन से उनके देवता हैं, इस सब विषय पे हम लोगों ने चर्चा करी थी। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो जौनसारी का समाज था वो 3 वर्गों में बांटा गया था, है ना। खसास, कारीगर, हरिजन खसास, उसे 3 वर्गों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो वहीं से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए लास्ट क्लास में आपने देखा था जो हरिजन खसास थे, ठीक, हरिजन खसासों में, हरिजन खसास साथ साथ देखते चलना आप लोग। हरिजन खसासों में मैंने एक उपवर्ग बताया था जो कोल्टा जनजाति थी। ठीक है, कोल्टा जनजाति, ये इंपॉर्टेंट करके आप लोग कर सकते हैं। जो कोल्टा जनजाति थी, तो ये कोल्टा जनजाति में क्या है कि ये जो जनजाति है या उपवर्ग है इनका जौनसारियों के अंदर, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से इनकी स्थिति जो है बड़ी ही दयनीय मानी जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर के दृष्टिकोण से पेपर पूछ लिया जाता है कि किस वर्ग में या किस जनजाति की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है ये बहुत ही दयनीय मानी जाती है। तो कोल्टा जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या मानी जाती है? दयनीय मानी जाती है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति इनकी क्या मानी जाती है? दयनीय मानी जाती है। ठीक, इसके अलावा देखिए इनके अगर मुख्य व्यवसाय की मैं बात करूं, मुख्य व्यवसाय किसके? जौनसारियों के मुख्य व्यवसाय की बात करूं, देखिए अधिकतर जनजातियां जो है वो ज़्यादातर आप लोगों को कृषि या पशुपालन के कार्यों में संलग्न होती हुई नजर आएगी। ठीक है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन ये काम ये लोग करते हैं। इसके अलावा देखिए इनके अंदर एक स्पेशल है, अब तक पेपर में पूछा नहीं गया तो आप ध्यान रख सकते हैं, नोट करके मैं लिख रहा हूँ। ये बकरे की खाल के थैले बनाते हैं। ठीक है, बकरे की खाल के थैले, बकरे की खाल के थैले, तो बकरे की खाल के थैले बनाते हैं कौन? ये हमारे जौनसारी लोग जो होते हैं। ठीक है, तो जौनसारी लोग हमारे बकरे की खाल के थैले बनाते हैं। देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे कि 2 बातें हैं। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा तो उसमें देखा होगा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी? एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक उसी प्रकार से हर समाज जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम लोग समाज के अंदर स्थिति देखें तो वो पितृसत्तात्मक ज़्यादा नज़र आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जैसे पुरुष प्रधान हम बोलते हैं, पुरुष प्रधान है समाज जो है वो, पुरुषों को ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें सब बराबर ही हैं, महिला हो या पुरुष हो सब बराबर का ही अधिकार रखते हैं। ठीक, लेकिन देखिए समाज कैसा होता है वो, जैसे अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग थारू जब पढ़ेंगे अगली जनजाति तो उसमें हमें पता चलेगा कि उनका समाज कैसा है, मातृ सत्तात्मक है, माताओं की स्थिति वहाँ थोड़ी मजबूत है। उसके बहुत कारण हैं, उस पर चर्चा करूँगा मैं क्यों है ऐसा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें जौनसारियों की, तो ये समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, तो कैसा समाज है ये? पितृसत्तात्मक ये समाज। ठीक, इसके अलावा अगर मैं इनकी बात करूं घरों की, तो इनके जो घर हैं वो 2 मटेरियल से देखने को मिलेंगे। एक क्या? लकड़ी से बने हुए मिलते हैं और दूसरे पत्थर से। तो लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है इन्हें अपने घर को बनाने के अंदर। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके घर का जो मुखिया होता है वो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है। सबसे बड़ा बुजुर्ग, मुखिया कौन होता है? सबसे बड़ा बुजुर्ग। देखिए वर्तनी देख लेना, कभी कभी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है मुझसे। ठीक है, तो सबसे बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो घर का मुखिया होता है। और देखिए इनके घर में एक और बात है, जो घर का जो मुख्य द्वार होता है, ठीक, घर का मुख्य द्वार वो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है, घर का जो मुख्य द्वार होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो कोल्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कोल्टा जनजाति के लोग क्या है या ऐसी स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है? बहुत ही दयनीय स्थिति में मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, देखिए मैं डस्टर ले लूँ ज़रा 1 मिनट। ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। तो इम्पोर्टेंट है इनके विवाह प्रणाली, जो आप लोग देखेंगे ज़रा अच्छे से।
विवाह प्रणाली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके यहाँ विवाह प्रणाली जो है, तो विवाह के लिए जो एक प्रचलित शब्द का इस्तेमाल इनके यहाँ होता है वो ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जौन सारियों में विवाह के लिए जो शब्द प्रचलित होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? वो बोला जाता है जजोड़ा। क्या बोला जाता है? जजोड़ा। उस शब्द को क्या बोलते हैं? जजोड़ा। जो जजोड़ा शब्द है वो विवाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है। ठीक, इसके अलावा इनके यहाँ एक और स्थिति है, जैसे आप एक शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ, जीवधन। क्या? जीवधन। तो जीवधन क्या होता है कि जब एक महिला और पुरुष की मंगनी होती है तो उस समय वर पक्ष के द्वारा कन्या को दी जाने वाली जो रकम होती है उसे क्या बोलते हैं? जीवधन बोलते हैं। ठीक है, तो आप डाल के यहाँ बता देना कि जीवधन किसे कहते हैं? सगाई के समय या सगाई की रस्म के समय, सगाई के समय वर पक्ष द्वारा कन्या को दी जाने वाली रकम उसे क्या बोलते हैं? जीवधन बोलते हैं। ठीक, सगाई के समय वर पक्ष द्वारा कन्या को दी जाने वाली रकम, सगाई कह लो या मंगनी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इसे मंगनी भी कह सकते हैं, इंगेजमेंट भी कहते हैं, रिंग सेरेमनी भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हैं। ठीक, तो उसे क्या बोला जाता है? जीवधन बोला जाता है। देखिए ध्यान से समझना, इनके यहाँ विवाह की जो प्रथाएं देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहला जो विवाह इन लोगों में देखने को मिलता है उसे बोलते हैं बेबी की। ठीक, बेबी की एक विवाह प्रथा इन लोगों में है, बेबी की, जिसे बेबा या बोबी की या बोबा का कुछ इस प्रकार से नाम देखने को मिलता है। ठीक है, बेबी की क्या है? बेबी की। तो पहला विवाह क्या है? बेबी की है। देखिए अगर हम एक बेबी की शब्द का मतलब जाने तो बेबी की शब्द का मतलब ही होता है दावत। क्या होता है? दावत। इसका मतलब ही क्या होता है? दावत। ठीक है, तो विवाह है, विवाह में दावत तो होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस विवाह की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये बहुत ही साधारण विवाह है, या ये साधारण विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि जो समाज ऐसा है जिसके पास आर्थिक तंगी है या जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है, ऐसे समाज में जिस प्रकार के विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है वो विवाह आपका कहलाता है बेबी की विवाह। ठीक, जैसे मैं कह सकता हूँ, अभी हमने बात करी कि जैसे कोल्टा जो जनजाति है आपकी हरिजन खसास वर्ग की है ना, हरिजन वर्ग में उसमें, तो आप बता सकते हैं क्या कि ऐसा समाज किस प्रकार के विवाह को ज़्यादा प्रेफर करेगा? साधारण विवाह को, जो कौन सा है? बेबी की विवाह। देखिए इस विवाह के अंदर एक चीज़ और है कि केवल और केवल आपका जो परिवार है, ठीक, आपका जो केवल आपके मम्मी पापा रिश्तेदार या जो परिवार कुल होता है, चाचा नाना ताऊ, उन्हीं लोगों के अंदर ये विवाह को संपन्न कर लिया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा शानो शौकत या बहुत बड़े ज़्यादा संख्या में सगे संबंधी उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है, केवल एक सीमित मात्रा में साधारण विवाह को अंजाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस विवाह को हम क्या बोलते हैं? बेबी की बोलते हैं, एक साधारण विवाह होता है। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा विवाह यहाँ पे है वो है बोई दोद की। कौन सा? बोई दोदी की, दी की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है विवाह, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है या कौन सा विवाह निम्नलिखित में से एक साधारण विवाह है, तो आप ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोई दोदिकी की बात करते हैं तो ये विवाह एक ऐसा है जो आपने देखा था कारीगर वर्ग था समाज के अंदर, जो अपना जीवन यापन अपने कामों से कर लेता था और ठीक ठाक अपना जीवन चला लेता था। तो ऐसे समाज में तो मैं कह सकता हूँ कि मध्यम वर्ग का जो विवाह है उस विवाह को हम क्या बोल सकते हैं? बोई दोदगी बोल सकते हैं। ठीक, इस विवाह को हम क्या बोल सकते हैं? बोई दोदगी बोलते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है। और यहाँ सबसे शानो शौकत वाला विवाह और अमीर लोगों का विवाह, उसका नाम है बाजदिया। ठीक, क्या है? बाजदिया। ठीक, इसके अंदर क्या होता है कि बाजदिया में कि ये सबसे शानो शौकत का विवाह है। ठीक है, शान शौकत वाला विवाह, शान शौकत वाला विवाह। इसके अंदर खूब बैंड बाजा बजता है, खूब नाच गाने होते हैं, पैसा खर्च होता है, इसमें सब कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखिए बैंड बाजे से आप एक बात यहाँ भी बता सकते हैं कि इस वाले विवाह में बोई दोदगी में ज़्यादा विवाह आपको बाजे गाजे देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें हल्का फुल्का केवल कन्या के यहाँ या कन्या पक्ष के यहाँ एक आध बार बाजा बजता हुआ नजर आएगा। किसमें? बोई दोदगी वर्ग के अंदर। ठीक, ध्यान रखना, केवल बाजे का प्रयोग एक बार करते हैं।
बाजे का प्रयोग कन्या पक्ष में होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की बाजदिया की, तो बाजदिया वाला जो शान शौकत वाला विवाह है, खूब बाजे गाजे के साथ बारात जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अब तक समाज में आपने देखा होगा कि अगर आप जिस समाज में रहते हैं कि वहाँ अमूमन आम तौर पर हमारे इधर क्षेत्र में जो है वो वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के यहाँ विवाह या बारात लेकर के जाया जाता है। लेकिन जौनसारियों का ये वाला जो विवाह है, बाजदिया विवाह है, इसमें जो विवाह होता है उसमें कन्या पक्ष के माध्यम से बारात आती है वर पक्ष के यहाँ। तो बारात कन्या टू वर पक्ष आती है, ठीक है। कन्या पक्ष से वर पक्ष की तरफ क्या होती है, बारात आती है। लेकिन अगर हम अभी भी बात करें तो ऐसा देखिए देखने को मिलता ही है कि अब तो व्यवस्था बदल गई है। जो आपका वेंकट हॉल वाली व्यवस्था है कि क्या मेरी शादी वहाँ हो रही है जी, तो ऐसा करिए आप हमारे यहीं आ जाइए जी, तो अब तो कन्या विवाह लेके आती है। ऐसा हमारे समाज में भी देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ चलती है। तो बाजदिया में देखो दहेज भी चलता है, ठीक, शान शौकत वाला विवाह है, दहेज भी चलता है। और देखिए दहेज में क्या दी जाती है, दहेज में दी जाती है गायें। क्या दी जाती है, गायें। अब आप सोचोगे गाय में क्या इंपॉर्टेंट बात है, दहेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए गाय दी जाती है और गाय के ऊपर जो सींग होते हैं उन सींग को चांदी में मढ़ करके दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो सींग किसमें, चांदी के अंदर मढ़ करके दिया जाता है। तो गाय के सींगों को चांदी में मढ़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो गाय के सींगों को किस में मढ़ करके, चांदी में मढ़ करके दिया जाता है, ठीक। तो ये तो 3 विवाह इंपॉर्टेंट है आपके। बेबी की साधारण विवाह है, मध्यम वर्गीय विवाह, और सबसे ज़्यादा शान शौकत वाला विवाह कौन सा है आपका, बाजदिया, जो खसास लोगों के अंदर, जो राजपूत ब्राह्मण उन लोगों के अंदर अधिकतर संख्या में देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक दाम विवाह की प्रथा है। दाम विवाह क्या है कि इस पक्ष में क्या करते हैं कि जो आपका वर पक्ष है, वर पक्ष वधू पक्ष को वधू का मूल्य देता है, वधू का दाम देता है। ऐसा विवाह क्या कहलाता है, आपका दाम विवाह कहलाता है, ठीक है। हम बता सकते हैं कि वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधू का दाम, ठीक। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधू का दाम दिया जाता है, किसके अंदर, दाम विवाह के अंदर। इनका एक और प्रथा है खोत या छूट प्रथा, ठीक, खोत या छूट प्रथा। तो खोत या छूट प्रथा के अंदर क्या है कि जो विवाह विच्छेद है, तो मान लीजिए कि एक शादी हो गई है और विवाह का विच्छेद करना है, तो विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार जो हैं वो सब किसके पास होते हैं, महिलाओं के पास होते हैं, इस प्रथा के अनुसार, ठीक। खोत या छूट प्रथा के अनुसार जो विवाह विच्छेद संबंधी जितने भी अधिकार हैं वो सब महिलाओं के पास होते हैं, ठीक है। तो बताइए विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार, विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार महिलाओं के पास, ठीक। विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार किसके पास होते हैं, महिलाओं के पास होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए अगर आपको बात सही लग रही है, बात समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि हमारा कोई लाभ है या लाभ हो पा रहा है, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में अगर हम कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, तो कृपया करके देखो शेयर जरूर करिए क्लास को, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और सब लोगों तक हमारी बात को पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन शेयर जरूर करते रहिए भाई। ऐसा नहीं करना यार कि आप लोग शेयर ना करें, ठीक है, लोगों तक पहुंचाओ और बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। समय हमारे पास अब नहीं है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 18 दिसंबर को कांस्टेबल का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो काम करिए बस अच्छे से, ठीक। अब देखो समाज के अंदर यहाँ पे जो कन्या पक्ष है उसे उच्च स्थान दिया जाता है, कन्या पक्ष को उच्च स्थान, ठीक। कन्या पक्ष को क्या दिया जाता है, उच्च स्थान दिया जाता है,
ठीक है। जैसे यहाँ ये पेपर में सवाल बहुत आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि विवाह से पूर्व कन्या क्या कहलाती है, दयंती कहलाती है, और विवाह के बाद कन्या क्या कहलाती है, वो रयंती कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विवाह से पूर्व कन्या पेपर में आ चुका है जी, विवाह से पूर्व कन्या कहलाती है दयंती, और विवाह के बाद कन्या क्या कहलाती है, रयंती। विवाह के बाद कन्या रयंती, देख लेना भाई, ठीक। दयंती और रयंती कहलाती है विवाह के बाद कन्या, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा देखो आगे बढ़ते हैं। अब मान लें विवाह तो हो गए हैं, अब विवाह विच्छेद करने या इस तरीके की अगर हम बात करें तो सारे अधिकार किसके पास है, महिलाओं के पास होते हैं, ठीक। मान लीजिए देखिए कोई भी समाज अगर होता है तो उस समाज के अंदर कभी कभी कुछ विवाद हो जाते हैं, ठीक। उस विवाद को निपटाने के लिए, जैसे भारत की बात करें तो भारत में विवाद को निपटाने के लिए एक न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली है, वो बिल्कुल स्थापित करी गई है, ठीक है। उसी प्रकार से इनके समाज के अंदर जो है वो विवाद निपटाने के लिए अलग अलग संस्थाएं जो दो काम करती हैं। जैसे एक संस्था होती है खुमरी और एक होती है खत खुमरी, ठीक। ध्यान रखना कि विवाद निपटान करने के लिए दो प्रकार की संस्थाएँ वहाँ काम करती हैं, दो संगठन इस तरीके से काम करते हैं, दो संघ काम करते हैं, ठीक। तो विवाद निपटान के लिए, विवाद निपटान हेतु एक खुमरी और दूसरी है जी खत खुमरी। ये क्या है, यहाँ पे कार्यशील रहती है, खुमरी और खत खुमरी, ठीक। अगर मैं बात करूँ खुमरी की, तो खुमरी में जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई भी व्यक्तिगत विवाद हो जाता है, ठीक, तो उस व्यक्तिगत विवाद को सुलझाने के लिए जो संस्था उत्तरदायी है वो है खुमरी, व्यक्तिगत विवाद को, ठीक। बात क्लियर है कि व्यक्तिगत विवाद को निपटाने के लिए जो संस्था उत्तरदायी है उसे क्या बोलते हैं, खुमरी बोलते हैं, ठीक। और इस खुमरी के अंदर जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, जिसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसे बोलते हैं ग्राम स्याणा, ठीक। ग्राम स्याणा की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, ग्राम स्याणा मुख्य व्यक्ति माना जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत आपके खुमरी के अंदर, जैसे मैं आपसे बात करूं ग्राम सभा जो होती है कि प्रत्येक मतदाता, आपने राज्य व्यवस्था के अंदर पढ़ा होगा कि ग्राम सभा में जो प्रत्येक मतदाता होता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक। ऐसे ही जो भी जिस क्षेत्र में खुमरी बनी है उस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार का एक एक सदस्य इस खुमरी के अंदर शामिल होता है। बात क्लियर है, ध्यान रखना, प्रत्येक परिवार का एक एक सदस्य इस खुमरी में शामिल होता है। तो आप बताइए कि प्रत्येक परिवार का सदस्य, प्रत्येक परिवार का सदस्य शामिल होता है खुमरी में, खुमरी में शामिल, ठीक। अब देखो यहाँ प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, ग्राम स्याणा होता है। इसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 ग्राम स्याणा मिल करके एक सदर स्याणा बनाते हैं। ये पेपर में आया था सवाल, 4 ग्राम स्याणा मिलकर एक सदर स्याणा बनाते हैं, एक सदर स्याणा बनाते हैं। 4 ग्राम स्याणा मिलकर एक सदर स्याणा बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हुई खुमरी। दूसरी बात होती है खत खुमरी, ठीक। अगर विवाद व्यक्तिगत ना हो, गांव के बीच हो, दो गांव के बीच हो, तो उस समय जिस की भूमिका बढ़ जाती है, जो संस्था उत्तरदायी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, खत खुमरी बोलते हैं, ठीक है। गांवों के बीच विवाद को निपटाने का काम इसका है। गांव के बीच विवाद निपटान वो किसका है जी, वो है आपका खत खुमरी का, कि गांव के बीच जो विवाद निपटेगा वो कौन करेगा, खत खुमरी करेगा, ठीक। बात क्लियर है। इसके अलावा देखिए यहाँ उसे क्या बोलते हैं, खत स्याणा बोलते हैं। जो इसका प्रधान होगा या इसकी जो मुख्य भूमिका जो निभाएगा वो कौन होगा, खत स्याणा। इसके अलावा इसमें एक और कंसेप्ट यहाँ देखने को मिलता है कि इसे बोलते हैं चौतरू स्याणा, ठीक। चौतरू स्याणा क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा कि चौतरू स्याणा किसे बोलते हैं। चौतरू स्याणा जो होता है वो खत स्याणों के बीच से ही चुन लिया जाता है, ठीक है। खत स्याणों का सब बड़ा मुखिया टाइप कह लीजिए आप, खत स्याणों के
बीच से चुना जाता है। ठीक है, देखिए बात समझने की कोशिश करना कि आप जो भी अभी नोट्स बना रहे हो बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरा, बिल्कुल ऐसे ही आप बनाते जाना। ठीक है, आप बस साथ साथ चलते जाइए, काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौतरू सियाणा एक एक चीज़ करा के देंगे, ये जिम्मेदारी लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए चौतरू सियाणा हो गया। तो इसके बाद अगर मैं पूरे एक सिस्टम की बात करूं, जो सिस्टम यहाँ पे चलता है, तो पहले सियाणे के बाद खत सियाणे के बाद चौतरू सियाणे के बाद वजीर, और वजीर के बाद राजा। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। सियाणे के बाद खत सियाणे के बाद चौतरू सियाणा, तो एक सिस्टम है इनके यहाँ। चौतरू सियाणे के बाद वजीर, और वज़ीर के बाद राजा। तो इस तरीके की सीक्वेंस यहाँ देखने को मिलती है इन समाज के अंदर कि सियाणा, खत सियाणा, चौतरू सियाणा, वज़ीर और राजा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा देखिए, अगर ये तो रहा वाद विवाद के बीच खुमरी और खत खुमरी के बाद, अगर इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, उन शब्दों को जानना इंपॉर्टेंट है जो पेपर में इस बार बन सकते हैं। देखिए अभी तक वो पेपर में सवाल बने नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार जब आयोग पेपर लेगे तो UKPSC जब पेपर कराए तो वहाँ से सवाल पुटअप हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से देखिए उन शब्दों को। जैसे पहला शब्द है नाडसा। क्या है? नाडसा। चलिए मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है। 2-3 शब्द हैं जिन्हें ढंग से आप लोग देखेंगे। पहला शब्द हमारा है नाडसा। नाडसा, ठीक। नाडसा किसे बोलते हैं? नाडसा होता है सियाणों को खुमरी में बुलाने की जो फीस होती है, ठीक। मतलब कि सियाणा है, सियाणा क्यों आए खुमरी में? तो सियाणा जब खुमरी में आता तो उसके बदले उसे कुछ दिया जाता है, ठीक है। मान सम्मान के लिए उसकी कोई मानदेय राशि जो है वो दी जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? नाडसा बोलते हैं। तो सियाणों को खुमरी में बुलाने की फीस, सियाणों को खुमरी में बुलाने की फीस, सियाणों को खुमरी में बुलाने की फीस, उसे क्या बोलते हैं? नाडसा बोलते हैं। इसके अलावा एक और शब्द है विस्टाड़ा। विस्टाड़ा, विस्टाड़ा किसे कहा जाता है? ठीक है, जैसा भी नाडसा देखा आपने, एक विस्टाड़ा देखा। देखिए ऐसा होता है कि जब मान लिया 2 समाज यहाँ शामिल होते हैं तो दोनों पक्षों पे कुछ कुछ लगा देते हैं। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई मुकदमा दर्ज किया या 2 लोगों के बीच विवाद हुआ, तो जब वो आते हैं तो उन पर कुछ मामूली सा पैसा लगा देते हैं, उसे कर के रूप में, ठीक है, कि भाई 1 रुपया तू देगा, 1 रुपया आप दोगे, ठीक है। दोनों पक्षों से 1-1 रुपया ले लेते हैं, जिससे जो खुमरी है या खत खुमरी है उसका खर्च चल सके। इस तरीके से यहाँ विस्ताड़ा जो है वो रूप लिया जाता है। जैसे तो इसे हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों पर लगाया गया कर, या दोनों पक्षों को लगाया गया कर क्या होता है? विस्ताड़ा होता है। दोनों पक्षों पर लगाया गया कर, दोनों पक्षों पर लगाया गया कर क्या होता है? आपका विस्ताड़ा होता है। इसके अलावा एक होता है उस्ताड़ा। विस्ताड़ा, उस्ताड़ा, ठीक। उस्ताड़ा क्या होता है? दोनों पक्षों द्वारा मान लेते हैं कि फैसला नहीं मानते हैं। जैसे कोई मुकदमा गया या कोई मसला हुआ और उसमें खुमरी के जो मुख्य व्यक्ति हैं, ग्राम सियाणा या आपके खत सियाणा ने कोई निर्णय दिया और उस निर्णय को दोनों ही पक्षों ने नहीं माना, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि उन दोनों पक्षों के ऊपर एक टैक्स लगा देते हैं, उस्ताड़ा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? उस्ताड़ा। तो दोनों पक्षों द्वारा फैसला ना मानने पर लगाया गया कर, ठीक। दोनों पक्षों द्वारा, दोनों पक्ष कौन? जिनके बीच विवाद है। दोनों पक्षों द्वारा फैसला न मानने पर लगाया गया कर। दोनों पक्षों द्वारा फैसला ना मानने पर लगाया गया कर क्या बोलते हैं? आपका उस्ताड़ा। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पे होता है पुट। पुट बोलते हैं कि अगर मान लिया कि 2 लोग विवाद हैं और जब वो वहाँ गए खुमरी के अंदर तब भी उनके बीच झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है, तो झगड़ने वाले अगर बात को ना माने तो उन पे खुमरी के द्वारा या खत खुमरी के द्वारा क्या लगाया जाता है? एक भारी जुर्माना लगाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पुट बोलते हैं। तो झगड़ने वालों के ऊपर
लगने वाला जुर्माना, झगड़ने वालों के ऊपर लगने वाला भारी जुर्माना, लगने वाला भारी जुर्माना। ठीक, ये क्या होता है? पुट। इसके अलावा देवधड़ना, एक शब्द है जी देवधड़ना। देवधड़ना क्या है कि जैसे आप लोग अगर अदालत में जाते होंगे, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि क्या करते हैं, गीता, श्रीमद् भगवत गीता को लाया जाता है और गीता की जी के ऊपर हाथ रखवा करके कसम खिलवाई जाती है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि शायद ये व्यक्ति अगर कसम खा रहा है तो ये सच बोलेगा। ठीक है, वैसी ही प्रथा यहाँ देखने को मिलती है कि यहाँ देखने को मिलता देवधड़ना। तो देवधड़ना में क्या करता है कि देवता को साक्षी मानकर व्यक्ति को कसम खिलाई जाती है कि वो जो कहेगा सच कहेगा, विटनेस जो होता है वो सच कहेगा। ठीक है, तो आप बताइए कि देवता को साक्षी मानकर कसम खिलाई जाती है, देवता को साक्षी मानकर, देवता को साक्षी मानकर कसम खिलाई जाती है या कसम दी जाती है, कसम खिलाई जाती है। देवता को साक्षी मानकर कसम खिलाई जाती है। एक इनके यहाँ एक और प्रथा है लोटा, लोटा नमक प्रथा। ठीक है, एक प्रथा लोटा नमक प्रथा भी है, वो कुछ इसी प्रकार की है। ठीक है, लोटा नमक प्रथा भी देखने को मिलती है, इसी से मिलती जुलती है देवधड़ना से ही। ठीक है, लोटा नमक प्रथा कहते हैं। एक होता है इसमें त्याड़ा, महत्वपूर्ण है त्याड़ा। ठीक, पूछा जा सकता है त्याड़ा क्या होता है कि अगर मान लिया खुमरी ने कोई निर्णय लिया और खुमरी ने किसी समाज का या किसी व्यक्ति का क्या कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तो इस स्थिति में उसे क्या बोलते हैं, त्याड़ा बोलते हैं, मतलब त्याग दिया जाना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार। तो सामाजिक बहिष्कार की जो स्थिति है उसे क्या बोलते हैं, त्याड़ा बोलते हैं। ठीक, सामाजिक बहिष्कार की स्थिति को क्या बोलते हैं, त्याड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपने जो क्लास देखी उस क्लास में देखिए इम्पोर्टेंट क्लास थी। कई सवाल ऐसे हैं जो पेपर में बन चुके हैं और जिनके बनने की उम्मीद भी है। हो सकता है आपको आज की क्लास से महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिले। तो आप क्लास बिल्कुल पूरी देखी होगी आप लोगों ने। तो देखिए आप बस लगातार काम करते जाइए अपने ऊपर। एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, जल्द ही आपके सामने आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि डेट अनाउंस हो गई है। दिसंबर जनवरी के अंदर आपके जो बड़े एग्ज़ाम हैं, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, ये कम से कम 3 एग्ज़ाम तो आपके संपन्न हो ही जाने हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग अच्छे से अपने ऊपर मेहनत करिए, लगातार पढ़ते जाइए। और देखिए हम लोग तरफ से हम लोग सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा के देंगे आपको एग्ज़ाम से पहले पहले। ये हम लोगों ने एक वादा लिया है अपने आप से कि हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आपको वो एग्ज़ाम कंप्लीट करा के दें। तो कृपया करके आप बस लगातार चैनल के साथ बने रहिए, फॉलो करिए अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं करा है। वीडियो अगर सही लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो उसे आप ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा कि दूसरे लोगों का भी क्या हो जाए, भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए जब तक आप अपना मेहनत करते रहिए, मिलते हैं एक दिन, मेहनत सफल ज़रूर होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।